अब देखिए थर्मोडायनामिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री में क्या डिफरेंस है कि थर्मोडायनामिक्स में हम एक्चुअली प्रोसेस इन्वॉल्व करके रखते हैं, यानी मान लीजिए किसी गैस को कंप्रेस किया या एक्सपेंड किया, कितना एनर्जी चेंज हुआ, वो थर्मोडायनामिक्स में हम डील करते हैं। ठीक। थर्मोकेमिस्ट्री केवल अपन केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं कि जो भी रिएक्शंस हो रही है उनके दौरान कितना एनर्जी चेंज आ रहा है। ठीक है ना। तो दोनों में बेसिक फर्क पता लग गया कि प्रोसेस है तो थर्मोडायनामिक्स की बात करते हैं, और अगर केमिकल रिएक्शन है तो हम थर्मोकेमिस्ट्री। अब केमिकल रिएक्शन में जो एनर्जी चेंज है, ठीक है, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम ये कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर एंड टेम्परेचर, अब जैसे मान लीजिए यहां इस कमरे में कोई रिएक्शन हो रही है, ठीक है, तो रिएक्शन के ऊपर जो ऊपर से लगने वाला प्रेशर है वो तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमेशा कांस्टेंट है। ठीक है। अब रिएक्शन के दौरान जो एनर्जी चेंज आया, सो फॉर एनर्जी कैलकुलेशन at constant pressure new thermodynamic function is introduced. Function is introduced. और कौन सा फंक्शन हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इसमें? इंट्रोड्यूस्ड, जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं? एंथैल्पी, जिसका साइन हम क्या यूज कर रहे हैं? H। तो एनर्जी कैलकुलेशन तो करना है रिएक्शन के दौरान। अब एनर्जी कैलकुलेशन के लिए हम इससे पहले इंटरनल एनर्जी फंक्शन भी देख चुके हैं, पर इंटरनल एनर्जी डेल्टा ई होता है हमारे पास हीट लॉस या गेन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जिसको हम लिखते हैं एनसीवी डेल्टा टी। यानी अगर कोई क्लोज सिस्टम में कांस्टेंट वॉल्यूम है तो वहां जितना हीट ट्रांसफर है वो सीधा किसके बराबर होगा? डेल्टा ई के बराबर। लेकिन रिएक्शन अगर कांस्टेंट प्रेशर पे हो रही है तो कांस्टेंट प्रेशर के लिए हम फंक्शन कौन सा लाए हैं? डेल्टा एच, जो कि किसके बराबर है? क्यूपी इज इक्वल टू एनसीपी डेल्टा टी। अब डेल्टा एच को मैं ऐसे लिख रहा हूं, इसका मतलब ये क्या लिखा जा सकता है? H2 माइनस H1, दिस इज ए स्टेट फंक्शन। पहली बात है दोनों का सिग्निफिकेंस समझ गए हैं कि डेल्टा ई, इस कमरे को हम अपन बंद कर दें, कांस्टेंट वॉल्यूम कर दें, तो जितनी हीट बाहर जाएगी और अंदर आएगी वो सीधा न्यूमेरिकली किसके बराबर है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। लेकिन अगर कांस्टेंट वॉल्यूम ना हो बल्कि कांस्टेंट प्रेशर हो, जैसे कमरे में अगर कोई रिएक्शन हो रही है, पानी उबल रहा है, बॉइलिंग ऑफ वाटर, तो प्रेशर ऊपर से लगने वाला कांस्टेंट है ऑलवेज, तो वहां जितना हीट लॉस या गेन है वो सीधा न्यूमेरिकली किसके बराबर? डेल्टा। अब डेल्टा एच को लिखने का तरीका फॉर ए केमिकल रिएक्शन, ये रिलेशन मैं आपको लिख चुका हूं ऑलरेडी पहले कि डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी। ठीक। अगर मुझे किसी रिएक्शन के लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी दिया हुआ हो तो मैं चेंज इन एंथैल्पी निकाल सकता हूं, बशर्ते मेरे पास क्या हो? डेल्टा एन जी आर और टेम्परेचर टी। ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल लेता हूं कि यहां से हमने लिया, सपोज करो CH4 का कंबशन करवा रहे गैस प्लस O2 के साथ, तो ये CO2 गैस प्लस H2O लिक्विड। अब मैं इसको बैलेंस करूं, यहाँ 2 और इसे यहाँ कर दें 2, ये गैस, तो इसके लिए डेल्टा एन जी कितना हो जाएगा? इज इक्वल टू, सिर्फ गैस को कंसिडर करना है, 1 माइनस स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट देख लें इसे, 1 माइनस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू -2। तो रिएक्शन में डेल्टा एन जी पता लग जाए तो मैं डेल्टा ई की हेल्प से क्या निकाल सकता हूँ? चेंज इन। तो रिएक्शन में हम अगर आप देखो बुक्स में तो केमिकल रिएक्शन की बगल में जो एनर्जी चेंज दिया हुआ होता है वो हमेशा किसकी टर्म में दिया होता है? डेल्टा एच। डेल्टा एच क्यों दिया हुआ है? क्योंकि जो रिएक्शन हो रही है उसके ऊपर लगने वाला जो सराउंडिंग प्रेशर है दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट, तो एनर्जी चेंज विल बी इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी।
समझ के बात हो, ये सिग्निफिकेंस है एंथैल्पी फंक्शन का। करो, मैं रिएक्शन लिख रहा हूं a + 2b से 3c + 4d। अब इस रिएक्शन के दौरान जो डेल्टा H है ये क्या होता है? ये होता है हीट लॉस और गेन, कहां पर? एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है ना। यानी कि अगर कोई रिएक्शन हो रही है तो जितनी हीट वो रिलीज करती है, एनर्जी रिलीज करती है, इन द सेंस हीट और एनर्जी एक तरह से सिनोनिम है, जितनी हीट वो रिलीज कर रही है या ले रही है बाहर से, वही एग्जैक्टली किसके बराबर? चेंज इन। अब इस डेल्टा एच की वैल्यू दो तरह की हो सकती है, या तो रिएक्शन के दौरान ये पॉजिटिव हो या फिर ये नेगेटिव। अगर ये पॉजिटिव हुआ तो रिएक्शन क्या होगी? एंडोथर्मिक। इसका मतलब क्या होता है कि हीट इज रिक्वायर्ड, यानी कि फाइनल एंथैल्पी प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन रिएक्टेंट। और दूसरा केस नेगेटिव है, इसका मतलब रिएक्शन कौन सी हुई? एक्सोथर्मिक। इसका मतलब एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट इज लेस देन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। इसमें हीट रिलीज होगी, हीट रिलीज्ड, और इसमें हीट रिक्वायर्ड होगी, हीट रिक्वायर्ड। ठीक, तो दो तरह का प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक। ठीक, अब यहां पर इसके लिए डेल्टा एच लिखने का मेरे पास तरीका क्या है? एच प्रोडक्ट माइनस एच रिएक्टेंट, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 3 एंथैल्पी ऑफ एच प्लस 4 एंथैल्पी ऑफ डी माइनस एंथैल्पी ऑफ ए प्लस स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट एंथैल्पी ऑफ। तो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट साथ में आएंगे, ठीक है ना। इसका मतलब कौन सी प्रॉपर्टी हुई? अगर मान लो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये बदल जाएगा ना एक्सप्रेशन। तो ये प्रॉपर्टी कौन सी हो गई? डेल्टा एच। इट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, यानी अमाउंट पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। तो इसका मतलब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। लेकिन अगर मैं पर मोलर एंथैल्पी बोलूं, मोलर एंथैल्पी, तो फिर वो कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी? इंटेंसिव प्रॉपर्टी, मोलर एंथैल्पी, क्योंकि एक मोल फिक्स कर चुका हूं। नाउ द डिपेंडेंस ऑन द मास हैज बीन रिमूव्ड। समझ गए बात? अब ये मैंने लिख दिया, क्या मैं एंथैल्पी सी और डी की मालूम कर सकता हूं किसी मेथड से? नहीं। यानी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंथैल्पी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंथैल्पी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। Only change can be calculated. Only change can be calculated. Can be calculated. ठीक, चलो। Condition. At standard condition, delta H must be equal to delta H naught. नोट लगा दिया मैंने फंक्शन के ऊपर, तो वो कौन सी कंडीशन होगी? स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती है? P इज इक्वल टू 1 बार, ठीक। कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू 1 मोलर एंड टेम्परेचर एनी, ठीक है ना। बट यूजुअली हम कितना लेते हैं? 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर ये बोला जाए कि विच इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर, तो कोई स्टैंडर्ड टेम्परेचर नहीं माना जा सकता। एनी टेम्परेचर कुड बी टेकन एज स्टैंडर्ड टेम्परेचर, बट यूजुअली जो अपना स्टैंडर्ड माना गया है वो कितना माना गया है? 25। ठीक, तो अगर मान लो मैं ये तीनों कंडीशन रखकर रिएक्शन करवा रहा हूं, तब तो जो एंथैल्पी चेंज आएगा उसको मैं क्या नाम दूंगा? यानी डेल्टा एच नोट लिख दिया तो मैं इसको क्या बोलूंगा? स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी चेंज। और अगर मैं कंडीशन बदल दूं तो फिर मैं क्या मेजर कर पाऊंगा? डेल्टा एच, जिसको हम नॉर्मली क्या बोलेंगे? सिंपल क्या बोलेंगे? डेल्टा एच, यानी एंथैल्पी चेंज, ठीक है। तो रिएक्शन जो भी हो रही है उसके दौरान जो एनर्जी चेंजेस है दैट इज कॉल्ड एज एंथैल्पी चेंज। ये हमने बोल दिया क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है।
अब इस चैप्टर में आगे बढ़ने के लिए दो एक्सप्रेशन हमें अच्छे तरीके से आने चाहिए। वो एक्सप्रेशन क्या है? सबसे पहला तो है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, अब इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा एफ एच, या फिर इसको लिख दें डेल्टा एच एफ। यानी अगर डेल्टा एच के साथ साइन एफ लगा हुआ है तो एफ का मतलब वो चीज क्या है? फॉर्मेशन। ठीक है। अब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन से मतलब क्या है कि इट इज एंथैल्पी चेंज। इट इज एंथैल्पी चेंज during formation of 1 mole compound from its constituent elements in their standard state, in their standard state। अब ध्यान से समझना डेफिनेशन को। अगर हम बात कर रहे हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की, इसका मतलब मुझे किसी चीज को फॉर्मेशन करना है, बनाना है, तो बना रहे हैं उसके दौरान जो एनर्जी चेंज आएगा उसी को हम क्या बोलेंगे? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। लेकिन हम जिस चीज का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोल रहे हैं, स्टैंडर्ड उसको कितना माना गया है कि वो किससे बनाना है मुझे, मतलब कितना बनाना है? 1 मोल। 1 मोल बनाने में अलग एनर्जी लगेगी, 10 मोल बनाने में अलग एनर्जी लगेगी, लेकिन स्टैंडर्ड किस चीज को मान लिया है? 1 मोल को। तो हमेशा 1 मोल ही बनाना है फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट ये होगा कि जैसे मान लो हम बात करें अमोनिया की, तो अमोनिया में 2 एलिमेंट है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। अब मुझे देखना है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड स्टेट क्या है नेचर में। तो नेचर में नाइट्रोजन किस फॉर्म में पाया जाता है? N2, और हाइड्रोजन H2। समझ गए? तो अमोनिया जब मैं N2 और H2 से बनाऊंगा तभी वो क्या कहलाएगा? एंथैल्पी ऑफ। अगर मैं किसी और मेथड से अमोनिया बनाता हूं तो मैं उसको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं बोलूंगा। समझ गए बात? जैसे फॉर द एग्जांपल मुझे CO2 बनानी है, एलिमेंट कौन कौन से? कार्बन, ऑक्सीजन। ठीक है। अब स्टैंडर्ड स्टेट में कार्बन को माना है ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट प्लस O2 की रिएक्शन से CO2 बना रहा हूं, उसी को मैं बोलूंगा एंथैल्पी फॉर्मेशन। अगर मैं उसके अलावा और किसी भी मेथड से CO2 बना रहा हूं, जैसे डायमंड को जलाकर भी CO2 बनाई जाती है, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करके भी CO2 बनाई जाती है, उन मेथड को हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं बोलेंगे। इसको मैं और थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं इस चीज को कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन for these compound is assumed as 0. This compound is assumed as 0. अब देखो स्टार्टिंग हमारा कहां से हो रहा है कि हम कुछ एलिमेंट को किस स्टेट में मान रहे हैं? स्टैंडर्ड स्टेट में। अगर मैं एलिमेंट को स्टैंडर्ड स्टेट में मान रहा हूं, कुछ एलिमेंट को, तो उन कंपाउंड्स के लिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमने क्या मान लिया है? 0। जैसे एग्जांपल कार्बन ग्रेफाइट, इसका मतलब डेल्टा एफ एच, इनके लिए हम क्या मान रहे हैं? 0। ठीक है ना? इसको मैं लिख दूं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। किन किन के लिए 0 माना है? कार्बन ग्रेफाइट। अब कार्बन 2 फॉर्म में पाया जाता है नेचर में, एक तो डायमंड और एक ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज मोर थर्मोडायनामिकली स्टेबल देन डायमंड, इसलिए स्टैंडर्ड किसको मान लिया गया है? ग्रेफाइट। ठीक। ऑक्सीजन किस फॉर्म में पाया जाता है नेचर में? O2, तो इसके लिए 0 मान लिया गया है, गैस। हाइड्रोजन H2 गैस, क्लोरीन Cl2 गैस,
फ्लोरीन F2 गैस, नाइट्रोजन N2 गैस, ठीक है। उसके अलावा ब्रोमीन इन लिक्विड स्टेट, आयोडीन इन सॉलिड स्टेट, फास्फोरस P4 वाइट, ठीक, और सल्फर एसिड ऑर्थोरोम्बिक, सोडियम मेटल सॉलिड, मैग्नीशियम मेटल सॉलिड, एल्यूमिनियम मेटल सॉलिड। कहने का क्या मतलब है कि नेचर में अगर मैं हाइड्रोजन की सोचूं तो हाइड्रोजन सबसे स्टेबल फॉर्म कौन सा है? H2। तो H2 के लिए स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या मान लिया गया है? 0, ठीक है। क्लोरीन के लिए Cl2, Cl किस फॉर्म में पाया जा रहा है? स्टेबल फॉर्म Cl2 गैस। आयोडीन I2 सॉलिड। मेटल को कैसे लिख रहे हैं? सोडियम मेटल सॉलिड स्टेट। तो ऐसे मान लो अपन एक कंक्लूजन ये कर सकते हैं कि नेचर में वो प्योर जिस फॉर्म में मिल रहा है, ठीक है ना, उनमें से किसी एक कंपाउंड को अज्यूम क्या कर लिया गया है? अब जैसे मान लो, सपोज करो, अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं, स्टैंडर्ड स्टेट अपन ने इनको मान लिया है, तो मैं सबसे पहले लिख रहा हूं कि डेल्टा फॉर्मेशन H0 CO2 के लिए कैसे लिखा जाएगा। अब इसको स्टडी करेंगे हम बना क्या रहे हैं? CO2। तो फॉर्मेशन जिसका कर रहे हैं उसको प्रोडक्ट साइड में लिख देंगे, लिख दिया। अच्छा, वो यहां फिजिकल स्टेट लिखेगा तो मैं नीचे इसकी फिजिकल स्टेट लिख रहा हूं। तो जिसको फॉर्म करना हो किस साइड है? प्रोडक्ट साइड, ठीक। इसके आगे कोफिशिएंट क्या आने वाला है? 1। क्यों? क्योंकि मुझे 1 मोल फॉर्म करना है। अब मैं इधर वो एलिमेंट लिखूंगा जैसे कार्बन और ऑक्सीजन 2 चीजों से मिलकर बना है। अब मुझे कार्बन और O उस फॉर्म में मानना है जिसके लिए हमने 0 एज्यूम किया हुआ है। किसके लिए 0 एज्यूम किया है? O2 गैस। और कार्बन कौन सी फॉर्म में? ग्रेफाइट। समझ गए बात? अब एक्चुअली जब मैं डेल्टा H लिखता हूं इस रिएक्शन के लिए, ध्यान देना, जब मैं इसके लिए डेल्टा H लिखूंगा तो मैं लिखूंगा HCO2 माइनस H कार्बन प्लस H ऑक्सीजन, सही ना। एब्सोल्यूट वैल्यू तो मालूम नहीं की जा सकती, तो हम इसको रिप्लेस कर रहे हैं डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ CO2 माइनस डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ कार्बन प्लस डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ O2। मैं स्टैंडर्ड ले रहा हूं यहां पे, ऐसे लिखा जाएगा, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेड। अब इधर वो आने चाहिए, ये एनर्जी चेंज फॉर्मेशन कहलाएगा अगर ये दोनों 0 होंगे। ये 0 माना है हमने, ये भी 0 मानना है, तो ये एंथैल्पी चेंज इसके बराबर हो गया ना। अब अगर मान लो मैं यहां कुछ और चेंज कर लूं जिसके लिए 0 ना हो, या यहां ओजोन लिख दूं, तो फिर उस केस में ओजोन या माइनस होगा ना, तो ये चीज इसके बराबर नहीं हो सकती। तो कंक्लूजन क्या है कि इधर आने वाले सारे कंपाउंड किस स्टेट में होने चाहिए? जिनके लिए हमने क्या माना हुआ है। समझ गए बात हो? एक बार जेई ने क्वेश्चन पूछा था कि डेल्टा फॉर्मेशन H0 HBr कौन रिप्रेजेंट करेगा? ये गैस। अब इसको कैसे लिखूंगा बताओ। इधर क्या चीज बना रहा हूं मैं? HBr। किस स्टेट में? अब इस साइड में आ जाऊं तो कौन कौन से एलिमेंट है? हाइड्रोजन, ब्रोमीन। हाइड्रोजन को अब मुझे बैलेंस इसको नहीं करना है, ये तो बन ही रहेगा हमेशा आगे। मैं इधर बैलेंस क्या करूं? हाफ H2 गैस, इधर बैलेंस करूं हाफ Br2 लिक्विड। अब 4 ऑप्शन में जेई ने कैसे दे दिया? आंसर इसका ये होगा, पहले तो एक ऑप्शन में इसको 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया, तो 2 आगे आएगा तो वो फॉर्मेशन नहीं कहलाएगा, ठीक। एक ऑप्शन में क्या किया? लिक्विड की जगह गैस लिख दिया,
तो गैस के लिए फॉर्मेशन जीरो नहीं माना है, हमने किसके लिए जीरो माना है? तो इधर वो सारे एलिमेंट आने चाहिए जिनके लिए जीरो माना गया है, ठीक है, और इधर कोएफिशिएंट क्या आना चाहिए? 1। ये तरीका है लिखने का। थर्मोकेमिस्ट्री का मेन पार्ट यही है। अगर ये चीज, हाँ, अगर ये चीज आपको समझ में आ गई तो थर्मोकेमिस्ट्री सबसे आसान चैप्टर बन जाएगा मान ली, ठीक। अब अगर मान लो मैं लिखूं डेल्टा फॉर्मेशन H2O लिक्विड, बताइए कैसे लिखा जाए? इस साइड क्या लिखना है? H2O, जो दिया हुआ है ना वही लिखना है, लिक्विड। इधर इस साइड क्या लूं? H2 प्लस O2। बैलेंसिंग इधर नहीं करूंगा मैं, इधर तो क्या आएगा कोएफिशिएंट, बैलेंसिंग इधर करूंगा हाफ गैस, और 21 स्टैंडर्ड स्टेट में गैस। ये तरीका होगा एग्जैक्ट लिखने का। H0 C2H5OH लिक्विड। अब आप ये देखो नोट लगा दिया, मतलब क्या बन गया? स्टैंडर्ड। F का मतलब फॉर्मेशन, और बनाना है ये किसी स्टेट में लिक्विड। जिस स्टेट में दिया हुआ है ना उसी स्टेट में लिख दूंगा मैं इसे, लिक्विड। अब इधर तो अपन को कुछ करने की जरूरत नहीं है, इधर आ जाते हैं कौन कौन से एलिमेंट इसमें दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन से? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन का स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा है? ग्रेफाइट। हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड फॉर्म H2, ऑक्सीजन का O2। बैलेंसिंग करेंगे इधर, कितने कार्बन है इधर, तो इधर आगे क्या लगा दूं? हाइड्रोजन 6, तो इधर क्या लगा दूं? ऑक्सीजन कितने इधर, तो यहां क्या लगा दूं? हाँ, ये चीज लिखने का। समझिए बात। अगर मान लो सपोज करो मैंने कार्बन डायमंड लिखा, प्लस O2 से मैंने बना दिया CO2 गैस, ठीक। तो जब मैं इसका डेल्टा H लिखूंगा, मैं कैसे लिखूंगा कि डेल्टा H0 बराबर डेल्टा फॉर्मेशन H0 CO2 माइनस इधर आ जाएगा डेल्टा फॉर्मेशन H0 डायमंड, सॉरी कार्बन डायमंड, प्लस डेल्टा फॉर्मेशन H0 O2। इसको तो हमने क्या माना हुआ है? जीरो। लेकिन इसको जो है इट इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर ये जीरो नहीं है, इसका मतलब ये एरो मैंने लगा दिया, अगर ये जीरो नहीं है तो इसमें से माइनस हो गई, तो इसका एंथैल्पी चेंज इट इज नॉट इक्वल टू एंथैल्पी फॉर्मेशन H0 CO2। डिफरेंस समझ में आ रहा है? CO2 का फॉर्मेशन तभी कहलाएगा जब कार्बन किस स्टेट में हो? अगर मैं बोलूं कि डेल्टा फॉर्मेशन H0 C6H5 COOH सॉलिड स्टेट, क्या करना है? इस साइड C6H5 COOH, सही है। इस साइड क्या आ जाएगा बताइए? 7C प्लस, सॉरी 7C हो गया, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के आगे ऑक्सीजन के आगे 1। ये किस स्टेट में? ये गैस, और ये किस स्टेट में? अब देखो फिजिकल स्टेट चेंज करने का फर्क पड़ता है। मैं यहां वेपर लिख देता तो यहां वेपर आता, क्या दोनों रिएक्शन में एंथैल्पी चेंज सेम होता? फिजिकल स्टेट जैसे वाटर को वेपर स्टेट में बनाना या वाटर को लिक्विड स्टेट में बनाना सेम थोड़े, अलग अलग एनर्जी होगी ना। वाटर लिक्विड बनाना है तो H2 प्लस हाफ O2 से H2 लिक्विड, और अगर वेपर बनाना है तो इस लिक्विड को फिर किस में करना पड़ेगा? वेपर में, तो मोर एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड। तो किसी चीज को आप बना रहे हो तो फिजिकल स्टेट देखना बहुत जरूरी है ना। बगैर फिजिकल स्टेट देखे अपन कह ही नहीं सकते, कमेंट नहीं कर। तो यहां फिजिकल स्टेट हमेशा ध्यान से देखनी है, ठीक है ना। इस पूरे चैप्टर में आपके लिए जो सबसे मेन चीज है वो फिजिकल स्टेट है, वरना हम रिएक्शन नहीं लिख पाएंगे। हम देख रहे हैं एंथैल्पी ऑफ कंबशन। अब देखिए एक चीज समझ जाइए, अगर मैं किसी चीज को बर्न कर रहा हूं, कंबशन करवा रहा हूं,
तो उसमें जो एनर्जी चेंज है उसे हम क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ कंबशन। ठीक, अगर मैं कंबशन करवाऊं स्टैंडर्ड स्टेट में, स्टैंडर्ड स्टेट क्या होगी, 1 बार 25 डिग्री सेंटीग्रेड 1 मोल, तो उसी एंथैल्पी चेंज को हम क्या नाम देने लग जाएंगे, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। फर्क दोनों में क्या है, एक में नोट लगा हुआ, एक में नोट नहीं लगा हुआ। अब एंथैल्पी ऑफ कंबशन का जो साइन है वो है डेल्टा CH या फिर डेल्टा HC कंबशन। और अगर मैं स्टैंडर्ड स्टेट में बोलूं तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन ये हो जाएगा इज इक्वल टू डेल्टा CH नॉट या डेल्टा C नॉट, है ना, ये हम बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ कंबशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। अब देखिए कंबशन करा रहे हैं तो सबसे पहला पॉइंट कि एयर शुड बी इन एक्सिस, पहला पॉइंट तो ये। कार्बन किस में कन्वर्ट होगा, CO2 में। हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट होगा, H2 में। सल्फर किस में कन्वर्ट होगा, SO2 में। नाइट्रोजन किस में कन्वर्ट होगा, NO2 में। फास्फोरस किस में कन्वर्ट होगा, B4 ऑक्साइड्स में, सॉरी। आप इस बात पे when 1 mole compound is combusted in excess of oxygen या बोल दें एयर। फॉर्मेशन और इसमें क्या अंतर है, वहां पे एक मोल को बना रहे थे, यहाँ एक मोल को कंबशन करवा रहे, ये इसमें फर्क है, इन एक्सिस ऑफ एयर। जैसे मैं सबसे पहले एग्जांपल लेता हूं कि डेल्टा कंबशन H नॉट कार्बन ग्रेफाइट। अब मैंने कार्बन ग्रेफाइट लिख दिया, यहां क्या लिख दिया, C मतलब कंबशन। तो जिसका कंबशन करना है उसको किस साइड आना चाहिए, रिएक्टेंट साइड। और दूसरी बात, उसके आगे कोफिशिएंट क्या आना चाहिए, 1 क्यों आना चाहिए, 1 मोल का कंबशन करा रहा है। अब कंबशन किसके साथ होगा, इसका O2 के साथ, और क्या बनने वाला है, CO2 गैस, ये गैस। अब आप ये देखो कि इस कंबशन में ऐसी की ऐसी रिएक्शन अभी थोड़ी देर पहले लिखी थी मैंने, इसी को मैं क्या बोल सकता हूं, डेल्टा फॉर्मेशन H नॉट CO2 गैस बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता। फॉर्मेशन CO2 यही रिएक्शन थी और कंबशन ग्रेफाइट ये रिएक्शन, दोनों न्यूमेरिकली बराबर हो गए। बोलो, अगर मैं बोलूं डेल्टा कंबशन H नॉट कार्बन डायमंड, इसका मतलब मुझे कार्बन डायमंड फॉर्म में कितना जलाना है, 1 मोल। किसकी प्रेजेंस में, O2 गैस, यहां से CO2 गैस। अब आप देखो, क्या मैं इसको डेल्टा फॉर्मेशन H नोट CO2 लिख सकता हूं, नहीं। क्यों नहीं लिख सकता, क्योंकि CO2 लिखने के लिए यहां पे कार्बन किस फॉर्म में होना चाहिए था, ग्रेफाइट। तो न्यूमेरिकली बोथ आर नॉट इक्वल, ठीक है। तो फॉर्म कंबशन कैसे लिखेंगे, उस कंपाउंड का 1 मोल साथ में ऑक्सीजन और उससे प्रोडक्ट बना देंगे। और एग्जांपल लेते हैं इसके, H नॉट C2H5OH लिक्विड। अब मैं रिएक्शन कैसे लिखूं बताओ, कंबशन किसका करवाना है, C2H5OH का। इसके आगे कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1। स्टेट कौन सी, लिक्विड, जो बोल रहा है क्वेश्चन में वही लिखना है। प्लस किसकी प्रेजेंस में, O2 की प्रेजेंस में। कार्बन कन्वर्ट्स इनटू CO2 गैस, साथ में क्या चीज लिखनी है मुझे, H2O लिक्विड। अब सवाल ये है कि लिक्विड कैसे लिख दिया मैंने, क्योंकि अपन नोट लगा रहे हैं, इसका मतलब स्टैंडर्ड स्टेट है।
अब स्टैंडर्ड स्टेट अगर मैंने 25 डिग्री मानी हुई है और वाटर बना, तो रूम टेम्परेचर पे वाटर किस कंडीशन में आ जाएगा? लिक्विड। अगर मान लो मैं स्टैंडर्ड स्टेट को 125 डिग्री मानूं, 125 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये किस स्टेट में होगा? वेपर। लेकिन रूम टेम्परेचर हम कौन सा मानते हैं? 25 डिग्री के आसपास, इसलिए इसको किस स्टेट में लिखते हैं? H2 लिक्विड। ये ध्यान दें। अब बैलेंसिंग इसकी नहीं करूंगा, किसकी करूंगा? कैसे? CO2 के आगे 2, H2O के आगे 3, O2 के आगे 3। कैसे? 4 और 3, 7 एटम्स इधर है, एक एटम ऑलरेडी इधर है, तो 6 एटम लाने हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई। अगर मैं लिखूं डेल्टा कंबशन H0 C6H5 COOH सॉलिड, तो मुझे किसे जलाना है? बेंजोइक एसिड को। किस स्टेट में? सॉलिड। इसके आगे कोफिशिएंट क्या होगा? किसकी प्रेजेंस में? O2। प्रोडक्ट CO2 गैस प्लस H2O लिक्विड। अब कार्बन जो है यहां कितने हो गए? 7। यहां से ये 7 हो गया। H2C5H 6, इधर क्या हो गया? 3। अब इधर क्या आएगा कोफिशिएंट? बताइए आंसर। 15/2। कैसे? इधर देख लेते हैं। 7 × 2 14 + 3 17 एटम इधर है, इधर ऑक्सीजन के 2 एटम है, तो मुझे कितने एटम और लाने हैं? 15 एटम। तो ये कितना हो जाएगा? स्टेट लिख दूं, गैस गैस लिक्विड। डेल्टा एनजी निकाल सकते हैं इसके लिए। कितना होगा डेल्टा एनजी? बराबर 7 माइनस, इसको तो छोड़ दें, बराबर माइनस। समझ गए बात हो? अब मैं लिख रहा हूं कंबशन डेल्टा CH0 H2O गैस। किसका कंबशन करवाना है? किसके प्रेजेंस में कराएंगे बताइए? इसके आगे कोफिशिएंट 1, हाफ O2 के साथ ये क्या बनने वाला है बताइए? किस स्टेट में बनेगा? H2 लिक्विड। स्टैंडर्ड बोल रहा हूं ना मैं, तो 25 डिग्री पे लिक्विड स्टेट में होगा। क्या मैं इसे डेल्टा फॉर्मेशन H0 H2O लिक्विड लिख सकता हूं? बोलो, लिख सकता हूं ना? क्योंकि जब लिक्विड बनाया था तो मैंने यही रिएक्शन लिखी थी। क्या मैं इस एनर्जी को H2O वेपर लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता। फिजिकल स्टेट का बहुत बड़ा रोल होगा रिएक्शन लिखने। तो H2 का कंबशन यानी वाटर का फॉर्मेशन, तो सेम रिएक्शन कैन बी रिटन फॉर फॉर्मेशन ऑफ वाटर लिक्विड। तो न्यूमेरिकली मान लो ये दे दिया है, तो ये इसके बराबर होगा, यानी फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड वाटर इज इक्वल टू कंबशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। इधर फॉर्मेशन ऑफ CO2 गैस इज इक्वल टू कंबशन ऑफ कार्बन ग्रेफाइट, नॉट द डायमंड, कार्बन ग्रेफाइट। तो न्यूमेरिकली बराबर है दोनों, ठीक है ना? तो अभी हमने क्या 2 इंपॉर्टेंट टर्म सीखी है? फॉर्मेशन और कंबशन। अब इनका यूज कैसे करना है क्वेश्चन में वो देखिए। मान लीजिए मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूं XA से YB, ठीक, सही है? पर क्या मैं एब्सोल्यूट वैल्यू मालूम कर सकता हूं? नहीं मालूम। तो हम इसको रिप्लेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ फॉर्मेशन। इन टर्म्स ऑफ फॉर्मेशन, अगर फॉर्मेशन की टर्म में लिखना है तो ध्यान देना क्या आएगा? डेल्टा H इज इक्वल टू वाई डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ B माइनस X डेल्टा फॉर्मेशन ऑफ A। प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। फॉर्मेशन में क्या आएगा? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। दूसरा तरीका है इसका कंबशन की टर्म्स में। इन टर्म्स ऑफ कंबशन
अगर मैं कंबशन की टर्म में इसको लिखना चाहूं तो मेरे पास तरीका होगा x डेल्टा कंबशन ऑफ A माइनस y डेल्टा कंबशन ऑफ B, यानी क्या चीज होगी, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। समझ के बात हो, यानी जब आप फॉर्मेशन की टर्म में लिख रहे होंगे तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट विद स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। ठीक है, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट साथ में आएंगे बिकॉज इट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और जब आप कंबशन की टर्म में लिख रहे होंगे तो उल्टा हो जाएगा, रिएक्टेंट का कंबशन माइनस प्रोडक्ट का कंबशन। ये दो चीजें अपन को ध्यान रखनी है क्वेश्चन में। ये बात समझ में आ गई सबको? फॉर्मेशन में प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट का फॉर्मेशन और कंबशन में रिएक्टेंट का कंबशन माइनस प्रोडक्ट का कंबशन। अब क्वेश्चन में कैसे यूज करना है वो देखो। हमें दे दिया C2H2 गैस प्लस 2H2 गैस से C6H6 गैस, सॉरी C2H6 गैस, और हमसे बोल दिया है कि डेल्टा H इस रिएक्शन का मालूम करो। अगर ये एंथैल्पी चेंज पूछ रहा है इस रिएक्शन का तो कुछ डेटा इसको देना पड़ेगा। इसने क्या बोल दिया कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, अच्छा टेम्परेचर मैंने लिख दिया 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जेई के क्वेश्चंस में आप 25 डिग्री सेंटीग्रेड देखोगे तो उसका क्या सिग्निफिकेंस है, स्टैंडर्ड स्टेट में मैं करवा रहा हूं उसको। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर C2H2 and C2H6 are X1 and X2 respectively. ठीक, अब इस केस में मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो मैं देखूं फॉर्मेशन वाला डेटा दिया हुआ है, तो मैं क्या करूं, इसके लिए फॉर्मेशन की टर्म में लिख लूं। कैसे लिखूंगा, डेल्टा H बराबर डेल्टा फॉर्मेशन H नोट C2H6 प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट को कैसे लिखूं, डेल्टा फॉर्मेशन H नोट C2H2 प्लस 2 डेल्टा फॉर्मेशन H नोट H2 गैस। ठीक, अब आप ये देखो, मुझे इन तीनों वैल्यूज की जरूरत है। क्वेश्चन में 2 ही दी हुई है। कारण यह है कि हमने इस चीज को तो क्या माना हुआ है, और इसकी वैल्यू कितनी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, X2, इसकी वैल्यू क्या है, X1। समझ गए बात को? तो फॉर्मेशन के टर्म में सारा डेटा हुआ दिया हुआ हो तो हम ऐसे कर लेंगे। C2H6 डेल्टा H मुझे निकालना है एंथैल्पी चेंज। अब इसने क्या बोल दिया कि एंथैल्पी ऑफ कंबशन फोर्थ मुझे दे दिया कि C2H2 हाइड्रोजन एंड C2H6 आर X1, X2 and X3 respectively. अब पिछले क्वेश्चन में इसमें क्या फर्क है, वहां फॉर्मेशन की टर्म में था, यहाँ कंबशन की टर्म। तो पहला काम हमारा यह है कि हम कंबशन की टर्म में लिख दें। कैसे लिखेंगे, रिएक्टेंट का कंबशन माइनस प्रोडक्ट का कंबशन, उल्टा। फॉर्मेशन में प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, कंबशन में रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। क्या आएगा बताओ, डेल्टा कंबशन, अच्छा टेम्परेचर वही दे दिया मैंने 25 डिग्री सेंटीग्रेड, H C2H2 प्लस 2 डेल्टा C H2 माइनस डेल्टा C C2H6। सही, बताइए C2H2 का कंबशन प्लस C इसका H2 का कंबशन X2, तो कोफिशिएंट साथ में आएगा माइनस
कर लेंगे सीधा। अगला काम तो आसान है, वैल्यूज पुट करके और सीधा आंसर निकालना है। लेकिन एक चीज की सावधानी रखनी जरूरी, अगर मान लो ये दोनों वैल्यू जो है किलो जूल में दे दे और ये किलो कैलोरी में दे दे, तो हो सकता है जल्दबाजी में अपन सीधा रख के और आंसर निकाल दे, और हो सकता है पहले ऑप्शन में ही वही आंसर दिख जाए। समझ बात? तो हमें यूनिट का खास तौर से ढंग से देखना है, किलो जूल में है या जूल में। मान लो दोनों किलो जूल में है, ये जूल में ही दे दिया, फिर भी जोड़ दिया ऐसे, तो ये इसलिए मिस्टेक में आता है। तो इसलिए तो यूनिट तो खैर ध्यान रखने वाली बात है ही, शुरू से लेकर लास्ट तक पीसीएम में पूरे में यूनिट ध्यान रखनी जरूरी है, ठीक है ना। ये चीज समझ में आ गई, कंबशन रिएक्टेंट माइनस कंबशन प्रोडक्ट। अब जो तीसरा तरीका हम कर रहे हैं, वो तीसरा तरीका क्या है कि मान लो दो कंबशन का डेटा दे दे और एक फॉर्मेशन का डेटा दे दे, मिक्स्ड डेटा हो। तो मिक्स्ड डेटा के केस में कैसे करते हैं वो देखना कि अगर मिक्स्ड डेटा दिया हो, जैसे मान लो हमें ये दे दिया कि इफ एंथैल्पी ऑफ कंबशन, अच्छा हीट भी लिख सकता है इसकी जगह, इफ एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ C2H2 and C2H6 are X1 and X3, ठीक, और साथ में बोल दिया एंड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O लिक्विड इज X2। अब यहां से एक ट्रिक तो मैं बता दूं आपको, ट्रिक ये है कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर इज एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। अभी थोड़ी देर पहले बोला मैंने, इसका मतलब ये इसी क्वेश्चन में आ जाए अपन, तो एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ हाइड्रोजन X2 दिया हुआ है उधर, तो आंसर क्या आना चाहिए, यानी बच्चे को अच्छा आइडिया है अगर टर्म्स का, तो वो फार्मूले से भी कर सकता है। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? इन दोनों का एंथैल्पी ऑफ कंबशन दे दिया लेकिन इसका नहीं दिया, तो इसका एंथैल्पी ऑफ कंबशन किसके बराबर है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, तो आंसर यही आना है। ये तो गई ट्रिक। अभी इसका जो सबसे फुल प्रूफ मेथड है वो क्या है कि हम रिएक्शन लिखना चालू कर दें। सबसे पहली रिएक्शन है C2H2 प्लस 2H2 से C2H6 मुझे लानी है, इसको मैं नाम दे दूं 1, या मैं ABC से कर लेता हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा, ये A नाम दे दिया मैंने। अब मैं डेटा को ध्यान से देखूं, सबसे पहले एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ C2H2, C2H2 को जलाना है O2 के साथ, क्या बनाना है CO2 प्लस H2। अब तो समझ गए ना ये चीज, एंथैल्पी ऑफ कंबशन लिख रहा हूं इसका, इसके आगे कोफिशिएंट क्या रहेगा हमेशा। अब इधर बैलेंस करना चालू करें, यहां पर 2 4 5, इधर कितना हो जाएगा 5/2। इक्वेशन नंबर बी, इसके लिए एनर्जी की वैल्यू क्या है x। मैंने क्या चीज लिख दी, एंथैल्पी ऑफ कंबशन किसका, C2H2 का। अब मैं लिख रहा हूं एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ C2H6 प्लस O2, इधर CO2 प्लस H2, CO2 के आगे 2, H2O के आगे 3, O2 के आगे 4 3 7, 7/2। ठीक है, स्टेट मुझे लिखना वैसे जरूरी है, लिक्विड लिक्विड गैस 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 C, इसके लिए एंथैल्पी चेंज X3। सही है। एक और इक्वेशन बची, कौन सी, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। फॉर्मेशन यानी वाटर की साइड लिखूं, इस साइड, लिक्विड कोफिशिएंट इसके आगे 1। ये तो समझ चुके हैं ना, फॉर्मेशन करवा रहे हैं तो इस साइड, कंबशन करवा रहे हैं तो इस साइड। इधर क्या आएगा प्लस O2। इक्वेशन नंबर बी, इसके लिए एनर्जी X2। अब ये चारों रिएक्शन, इन तीनों रिएक्शन की हेल्प से
मुझे क्या लानी है, ये वाली। अब मुझे इसे कैसे लाना है, अगर आपने ये लिखना सीख लिया अच्छे तरीके से तो फिर आपके लिए क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो गया, मैथमेटिकल क्वेश्चन है एकदम। 3 इक्वेशन है, डेफिनेटली ये 3 दी है इसने क्योंकि जरूरत 3 की पड़ रही। ये अगर मैंने सही लिख दिया है तो चौथी लाने के लिए मैं सोचूंगा कि चौथी कैसे लाई जा सकती है। तो फोर्थ लाने के लिए यहां करते हैं हम, फोर्थ के ए कैसे लाया जा सकता है, ए इज इक्वल टू, बताइए। ये लाने के लिए इसको ऐसा कैसा रखूं, बी मल्टीप्लाइड बाई 1, ठीक है। ये इस साइड आ गया, 2h2 है, यहां h2 1 है तो 2 से मल्टीप्लाई करके जोड़ो तो प्लस d मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस, अब यहां प्लस नहीं करो, C2H6 इस साइड है, यहां इस साइड है तो माइनस C मल्टीप्लाइड बाई, ये थोड़ा सा एक ब्रेनस्टॉर्मिंग पार्ट है जो करना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। कैसे ए लाना है मुझे, जितने भी डेटा दिए हुए हैं इक्वेशन लिख दूं मैं ढंग से प्रॉपर, अगर लिखना आ गया तो फॉर्मेशन कंबेशन सीख चुके हैं अपन। अगर मैंने सही लिख दी है रिएक्शन तो अब अगला काम मेरा ये है, ये सोचना है कि इन तीनों से कैसे लाऊं। इधर लाना है C2H2, ऐसा कैसा जोड़ दूं, इसे ऐसा कैसा रख दूं, मल्टीप्लाइड बाई 1, इधर आ गया ये तो इसे माइनस कर दूं उल्टा 1 से मल्टीप्लाई करके, और इधर 2H2 लाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करके इसको ऐसा। तो इसके लिए डेल्टा H बराबर B का एनर्जी इंटू 1 प्लस x2 D के लिए एनर्जी 2x2 माइनस इंटू 1। अब मैंने इस क्वेश्चन को आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था, ये सेम क्वेश्चन, x1 प्लस 2x2 माइनस x3, आगे आंसर ये। तो कितना भी बड़ा क्वेश्चन बने थर्मोकेमिस्ट्री में, हमारा सबसे पहला काम है रिएक्शन लिखना और फिर कॉम्बिनेशन देख के मैथमेटिक्स से यहां से ये लाना है। क्वेश्चन इसी तरह का थर्मोकेमिस्ट्री में बनता है, ठीक है ना। थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स